हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने ईद अच्छी तरह से गुजारी होगी। हालांकि पिछले 2 सालों से हम कोई भी फेस्टिवल जो है अच्छी तरह से नहीं मना पा रहे हैं। ये जो वबाई बीमारी के झंझट में हम फंस गए हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये बीमारी हमसे दूर हो जाए और हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लगें। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, लॉकडाउन है, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है तनाव में आ गए हैं। लेकिन आप लोग इसको लायबिलिटी ना समझे, बल्कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो अच्छी तरह से इस टाइम को यूटिलाइज़ करके इफ़ेक्टिव तरह से पढ़ाई करके अपना जो है फ़ायदा उठा सकते हैं इस टाइम से। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में समझा दी बहुत अच्छे से, ताकि आप हर एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कंप्यूटर मेमोरी के बाद हमारे पास और एक टॉपिक है जो है फर्मवेयर और ह्यूमनवेयर का। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू करते हैं आपके कंप्यूटर मेमोरी का। इसमें से आपके जो है, जो अभी तक हमने पढ़ा, उसका सारा मग्ज़ या आप क्रक्स कह सकते हैं, पूरे जो हमने 2 लेक्चर्स दिए थे कंप्यूटर मेमोरी का, वो हम आज पढ़ेंगे इस मेमोरी हायरार्की में। देखिए, हायरार्की क्या होता है? हायरार्की होता है चीज़ों को अरेंज करना या लोगों को अरेंज करना, ठीक है, या उनको ऑर्गेनाइज करना, उससे हम कहते हैं हायरार्की। इसी तरह मेमोरी को अगर हम ऑर्गेनाइज करें या अरेंज करें, उससे हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब मेमोरी अरेंज करती है कंप्यूटर में, तो वो इस तरह से अरेंज करती है ताकि जो कंप्यूटर वो बनाती है या जो कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह वो बनाती है, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह, तो इस तरह से बनाए वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा महंगा भी ना पड़े और कंपनी का भी फ़ायदा हो। इस तरह से मेमोरी अरेंज की जाती है। हमने इन सभी मेमोरीज़ को एक अच्छी तरह से एक एक करके पढ़ा है, लेकिन आज हम देखेंगे इनको इस तरह से क्यों अरेंज किया जाता है। देखिए, अगर हम देखेंगे हायरार्की में सबसे टॉप पे जो आता है, हमारे रजिस्टर्स आते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया, दीज आर द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर रजिस्टर्स है, ये सबसे फास्टेस्ट है। इसके बाद आता है आपका जो है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के बाद आता है आपका यूएसबी या फ्लैश मेमोरी। उसके बाद आपके मैग्नेटिक डिस्क्स या हार्ड डिस्क्स, ऑप्टिकल डिस्क्स आते हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, देखिए, सबसे फास्टेस्ट हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स के बाद हमारे पास रहता है कैशे मेमोरी या कैश मेमोरी, जिसको मैंने आपको कहा था, इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी कैश मेमोरी है, या आप कैशे मेमोरी कह सकते हैं, ये नाउन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम देखेंगे जो हमारे पास रजिस्टर्स होती है, इसका साइज़ बहुत कम होता है। रीज़न क्या है? कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्स को ज़्यादा की साइज़ में क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत हाई है। अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्स या कैश मेमोरी ज़्यादा साइज़ में डालने लगेंगे, तो उस कंप्यूटर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रख के इस कंप्यूटर मेमोरी को अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है एक प्रोफेशनल वे में, ताकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव कंप्यूटर्स बना सके। क्लियर? यह है मकसद आपके कंप्यूटर हायरार्की का, इस तरह से कंप्यूटर मेमोरी को अरेंज करने का। अभी आपको बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि हमारे पास रजिस्टर्स हो, कैश मेमोरी हो या मेन मेमोरी हो, ये छोटे साइजेस में क्यों आती है। क्योंकि अगर हम इनको बड़े साइजेस में लेके आएंगे, आपके कंप्यूटर का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर रखने के लिए। इसलिए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स इसके लिए एक और तरह की मेमोरी लेके आए हैं, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या टर्शियरी मेमोरी। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर हम जाएंगे यहाँ मैग्नेटिक टेप से लेके रजिस्टर्स की तक, यानी कि हम अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है, यानी कि एक्सेस टाइम कम हो जाता है। ठीक है, स्पीड एंड एक्सेस टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। अगर आपका एक्सेस टाइम कम है, इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है,
यानी कि मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। मैग्नेटिक टेप सबसे स्लोअर, उससे बढ़कर मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क्स, उससे ज़्यादा स्पीड किनकी है, मैग्नेटिक डिस्क्स, यूएसबी या फ्लैश मेमोरी की, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद सबसे फास्टेस्ट जो आपके पास मेमोरी है वो है रजिस्टर्स। इसी तरह अगर अब फास्टेस्ट है रजिस्टर्स तो इसका मतलब है इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आप बॉटम टू टॉप जाएंगे तो कॉस्ट पर बिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सबसे सस्ता मेमोरी जो आपको मिलेगा वो आपको मैग्नेटिक टेप्स मिलेगा, और सबसे महंगा मेमोरी जो आपको मिलता है वो है रजिस्टर्स। क्लियर? अच्छा, अगर हम साइज़ पे जाएंगे आप, तो सबसे छोटा साइज़ जो होता है वो रजिस्टर्स का होता है, और सबसे बड़ा साइज़ जो होता है वो मैग्नेटिक टेप्स का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्नेट टेप्स में हमारे पास अनलिमिटेड मेमोरी होती है। यहाँ पे आप मैग्नेट टेप्स का जो उसमें जो रहता है टेप, उसका साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक, अप टू 2400 मीटर्स। देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो रजिस्टर्स आपने मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था सीपीयू में, जब हमने पहले लेक्चर्स दिए थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, तो इसका साइज़ ज़्यादा नहीं रहता है, ये बाइट्स में रहता है। रजिस्टर्स का साइज़ बाइट्स में रहता है, या तो 1 बाइट रह सकता है या 2 बाइट्स रह सकते हैं। हमारे पास 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं, 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, तो इसका साइज़ जो रहता है वो बाइट्स में रहता है। अच्छा, कैश मेमोरी का या तो केबीज़ में रहता है या एमबीज़ में रहता है, डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। अच्छा, मेन मेमोरी का हमारे पास जीबीज़ में रहता है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम लेके आते हैं, आप उसमें देखते हैं, या उसमें 2 GB रहता है उसमें मेन मेमोरी, या 4 GB रहता है, ठीक है, या तो उसमें 8 GB रहता है हाईएस्ट, ज़्यादातर तो 8 GB ही रहता है आज के कंप्यूटर्स में जो नए आते हैं, ताकि स्पीड थोड़ी सी उनकी बढ़ जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फ्लैश मेमोरीज़ है, पेन ड्राइव्स वगैरह, यूएसबी ड्राइव्स हमारे पास जो रहते हैं, या फ्लैश मेमोरीज, जिसमें हमारा एसएसडी भी आता है, तो इसका साइज़ एमबीज़ में रहता है या जीबीज़ में। ये कि यहाँ पे हमारे पास जो एसएसडी है वो भी हमारे पास फ्लैश मेमोरी है। जब मैंने उसको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एसएसडी जो है वो भी फ्लैश मेमोरी है, इसलिए उसकी भी स्पीड जो है मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा रहती है। मैग्नेटिक डिस्क का हमारे पास टीबीज़ में रहता है, जैसे आपके पास हार्ड डिस्क हो या मैग्नेटिक डिस्क हो, तो ये इनका साइज़ जो हमारे पास रहता है टेराबाइट्स में रहता है। आजकल 1 TB 2 TB के हमारे पास जो है हार्ड डिस्क रहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का भी टीबीज़ में ही आता है साइज़, और मैग्नेटिक टेप्स का आपका एक्साबाइट्स में आता है या पेटाबाइट्स में आता है। इन मेमोरीज़ का भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, इनमें जब हम मेजरमेंट ऑफ मेमोरी यूनिट्स देखेंगे उसमें हम ये चीज़ें से भी देखेंगे। अगर हम देखेंगे, अगर हम ये स्पीड की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये टाइम कंजप्शन डेटा ट्रांसफ़र में कितना लगता है। अगर हम स्पीड देखेंगे रजिस्टर्स की, तो इसकी स्पीड है 0.5 नैनो सेकंड्स, बहुत फास्टेस्ट स्पीड है इसकी। देखिए, 0.5 नैनो सेकंड्स कितना होता है, जितनी देर में आपने अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं ना, उतनी देर में 0.5 नैनो सेकंड्स, या रादर उससे भी कम टाइम में 0.9 नैनो सेकंड्स का टाइम गुजर जाता है। इतना फास्ट रहता है आपका रजिस्टर्स, ताकि आपकी सीपीयू को चलने में कोई दिक्कत ना हो जाए, आपका सीपीयू बिल्कुल भी आइडल ना हो जाए, ठीक। इसके बाद है हमारे पास कैश मेमोरी, इसकी भी स्पीड अच्छी खासी रहती है, नियर अबाउट 10 नैनो सेकंड्स की स्पीड रहती है। मेन मेमोरी की तो इससे बढ़कर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड, कम स्पीड रहती है, वो है 100 नैनो सेकंड्स की स्पीड रहती है। आपका यूएसबी या फ्लैश मेमोरी या एसएसडी ड्राइव्स वगैरह, उनका स्पीड जो रहता है 1 मिलीसेकंड के आसपास रहता है। मैग्नेटिक ड्राइव्स या हार्ड डिस्क जो हमारे पास रहते हैं, उनकी स्पीड रहती है 10 मिलीसेकंड्स। मिली यहाँ पे मतलब है 10⁻³ सेकंड्स, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिकल डिस्क का स्पीड रहता है 30 to 50 मिली सेकेंड्स। देखिए, मैग्नेटिक डिस्क से थोड़ा सा स्लो है कौन सा, ऑप्टिकल डिस्क। 30 to 50 मिली सेकेंड्स की स्पीड रहती है। मैग्नेटिक टेप्स की स्पीड रहती है 100 मिली सेकेंड्स के आसपास, ठीक। ये जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ऑफलाइन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी मेमोरीज हमारे लिए ऑफलाइन पर्पज़ के लिए, अब मुझे नहीं बताना है ऑफलाइन मेमोरी क्या होता है, ऑनलाइन मेमोरी क्या होता है, नियर लाइन क्या होता है, ये मैंने सभी चीज़ें डिस्कस की हुई है। यहाँ मुझे सिर्फ बताना है, बाकी आप लोगों को बिल्कुल हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है, क्रिस्टल क्लियर की है। ये जो मैग्नेटिक टेप्स है, इसको हम ऑफलाइन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको कभी कभी टर्शरी स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास आता है यूएसबीज वगैरह से लेके ऑप्टिकल डिस्क, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक। तो ये है हमारे पास मेमोरी हायरार्की, किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अरेंज की जाती है मेमोरी, ताकि कॉस्ट भी ज़्यादा ना पड़े और
ये भी हो कि कंप्यूटर जो हम दे रहे हैं यूज़र को, उसको उसमें दिक्कत भी ना आ जाए चलाने में, वो डेटा को स्टोर भी रख सके और उसकी स्पीड भी बनी रहे। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम ये कंप्यूटर मेमोरी में ये हायरार्की जो है इसमें बना लेते हैं, अरेंज करते हैं इस तरह से मेमोरी को। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। हमारे पास जो मेमोरी के मेजरमेंट्स है उसके क्या क्या यूनिट्स है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे पास, सबसे हाईएस्ट यूनिट क्या है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाता है। देखिए अगर हम देखेंगे हमारे पास सबसे जो प्राइमरी यूनिट या बेसिक यूनिट हमारे पास जो मेमोरी का है वो है बिट। बिट हम किसको कहते हैं डिजिटल में, या तो ज़ीरो को हम कहते हैं या वन को कहते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो या वन को हम कहते हैं बिट। दो बिट्स को एक साथ हम क्रम कहते हैं, याद रखें, दो बिट्स एक साथ होंगे तो उनको हम क्रम कहते हैं। वन क्रम्प इज इक्वल टू टू बिट्स। एक निबल किसके बराबर होता है, एक निबल होता है 4 बिट्स के बराबर। एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, या आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स 2 निबल। 2 निबल के बराबर भी होता है क्योंकि एक निबल होता है 4 बिट्स के बराबर। या आप इसको कहते हैं 4 क्रम के बराबर भी होता है, क्योंकि एक क्रम होता है हमारे पास 2 बिट्स के बराबर। 2 × 4 = 8, तो 8 बिट्स के बराबर बन जाता है 1 बाइट। तो आप कह सकते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स और 2 निबल और 4 क्रम्स, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास एक और यूनिट है, वो है वर्ड। 1 वर्ड होता है 16 बिट्स के बराबर। ठीक, 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स के बराबर, या आप कह सकते हैं 2⁻10 बाइट्स। ठीक, या आप कह सकते हैं 10⁻3 बाइट्स। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, अगर 1024 बाइट्स है तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली उसको टिक करते हैं, या 2⁻10 बाइट्स हो तो स्टूडेंट्स को टिक करते हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि हमारे पास 1 किलोबाइट 10⁻3 बाइट्स के बराबर भी होता है, तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 10⁻3 बाइट्स जो है इट्स इक्वल टू 1000 बाइट्स। ठीक है, तो ये नियर अबाउट 1024 के बराबर ही है। अगर आपके ऑप्शंस में 10⁻3 बाइट्स भी आता है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स जो है 10⁻3 बाइट्स को ही मानते हैं 1 किलोबाइट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही है। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, लेकिन ये इसके आसपास ही है। अगर आपके ऑप्शंस में 10⁻3 बाइट्स दिया गया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक, देख लीजिए अब हमारे पास है 1 मेगाबाइट इट इज इक्वल टू 10⁻24 किलोबाइट्स। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10⁻24 मेगाबाइट्स। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 10⁻24 गीगाबाइट्स। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 10⁻24 टेराबाइट्स। 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 10⁻24 पेटाबाइट्स। 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 10⁻2 एक्साबाइट्स। 1 योटोबाइट इज इक्वल टू 10⁻1024 जेटाबाइट्स। 1 ब्रोटोबाइट इज इक्वल टू 1024 योटोबाइट्स। 1 जियोबाइट इज इक्वल टू 1024 ब्रोटोबाइट्स। हमारे पास हाईएस्ट जो यूनिट ऑफ मेमोरी है वो है जियोबाइट, इट इज इक्वल टू 1024 ब्रोटोबाइट। अब देख लीजिए इसमें आप रिदम देख लीजिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। आपने याद रखना है 1 किलोबाइट जो होता है वो रहता है 2⁻10 बाइट्स के बराबर। 2⁻10 बाइट्स के बराबर। उसके बाद 1 मेगाबाइट रहता है 2⁻20 बाइट्स के बराबर। आपने पावर में 10 बढ़ाने हैं। 1 किलोबाइट इज इक्वल 2⁻10 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल 2⁻20 बाइट्स। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2⁻30 बाइट्स। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 2⁻40 बाइट्स। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 2⁻50 बाइट्स। इसी तरह 10 बढ़ाने हैं अपने पावर में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितने बाइट्स के बराबर आपका कोई भी यूनिट बनता है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2⁻10 बाइट्स आपने याद रखना है। इसके बाद आपने आगे बढ़ना है। ठीक, अच्छा, इसी तरह अगर आप 10 रेज पावर के यूनिट में आप इसको देखना चाहते हैं, 10 रेज पावर के मेजर में इसको देखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 10⁻³ बाइट्स। इसके बाद आप 3 इसमें बढ़ाते जाए, 3 इसमें बढ़ाते रहे, यानी कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 10⁻6 बाइट्स। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10⁻9 बाइट्स। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 10⁻12 बाइट्स। आप अगर देखेंगे इनमें 3 का डिफरेंस है इन पावर्स में। ठीक, तो यहाँ 2 रेज पावर की मेजर में देखेंगे तो 10 का फ़र्क है, यहाँ 10 रेज पावर की मेजर में देखेंगे तो 3 का फ़र्क है यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर हम इसको याद कैसे रखें। देखिए
ये चीज़ें तो आपको याद है, बिट किसके बराबर है, निबल आपको याद है, क्रम्ब आपको याद रह गया, बाइट किसके बराबर है, वर्ड किसके बराबर है, ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद किलो बाइट आपको पता है 10⁻²⁴ बाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये तो अक्सर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जब हम कंप्यूटर मेमोरी या मोबाइल मेमोरी वगैरह की बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमेशा याद रहती है कि 1 KB इज इक्वल टू 10⁻² बाइट्स, 1 MB इज इक्वल टू 10⁻² किलोबाइट्स, 1 GB इज इक्वल टू 10⁻² मेगाबाइट्स। ये तीन आपने जो है याद रखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप अपनी तरह से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाई हुई है आप अपनी तरह से बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक जो आपको अच्छी लगे। देखिए, टेराबाइट 1 TB होता है हमारे पास 1024 बाइट्स, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक किस तरह से आप याद रखें, देखिए एक शख्स है आपके साथ, कोई आपका दोस्त आपके साथ है, आप कहीं पार्क में जा रहे हैं, तो वहाँ आपने किसी शख्स को देखा, आपके दोस्त ने देखा किसी शख्स को, तो वो आपको कह रहा है मुझे लग रहा है ये शख्स जो है ये बिल गेट्स है। बिल गेट्स से आपको याद रहेगा क्योंकि बिल गेट्स का वास्ता भी कंप्यूटर्स के साथ ही है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। देखिए, कश्मीरी में एक वर्ड है पजी, पजी, ठीक है, पजी मीन्स सच्ची, सच्ची। तो वो दोस्त आपसे कहता है कि मुझे लग रहा है ये बिल गेट्स है, तो आप इस पर शक कर रहे हैं, आपका नहीं नहीं यार वो नहीं होगा। जब आप थोड़ा सा नज़दीक पहुंचते हैं तो आप उसको कहते हैं ये तो पजी बिल गेट्स है, PEZY, पजी। कश्मीरी लोगों को ये अच्छी तरह से याद रहेगा, जम्मू वाले अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हैं, या इसको याद रखें, एक कश्मीरी वर्ड भी वो सीखेंगे, पजी मीन्स सच्ची, पजी, PEZY, पजी बिल गेट्स, BG बिल गेट्स। P फॉर पेटाबाइट्स, E फॉर एक्साबाइट्स, Z फॉर जेटाबाइट्स, Y फॉर योटोबाइट्स, ठीक है, समझ आया। BG यानी कि ब्रोटोबाइट एंड जियोबाइट, ये चीज 6 आपको याद रह गए यहाँ पे इस तरह से, PEZY पजी, BG बिल गेट्स, ठीक है। आप यहाँ, आपको यहाँ से अच्छी तरह से ये रिदम याद रहेगा। अब एक बार क्विक रिवाइज करेंगे हम इसका। देखिए, हमारे पास पहले किलोबाइट है, उसके बाद हमारे पास मेगाबाइट है, उसके बाद आपके पास गीगाबाइट है, उसके बाद आपके पास टेराबाइट है। ये आपने याद रखा, ये तो आपको यहाँ पे कुछ इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। तो 1024 बाइट्स के बराबर रहता है, ये 1024 किलोबाइट्स के बराबर रहता है, ठीक है। ये 1024 मेगाबाइट्स के बराबर रहता है, ये 1024 गीगाबाइट्स के बराबर रहता है। ये 4 आपको याद रहे, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट रह गए याद सर, अच्छी तरह से याद रह गए। इसमें तो ये तो हमने अक्सर इसका हम जिक्र करते हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने याद रखना है PEZYBG, ठीक है, पजी बिल गेट्स, ठीक है। P मीन्स पेटाबाइट, E मीन्स एक्साबाइट, ठीक है, Z मीन्स जेटाबाइट, Y मीन्स योटोबाइट, B मीन्स ब्रोटोबाइट एंड G मीन्स जियोबाइट। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विच मेमोरी यूनिट इज, ठीक है, लार्जर या हाईएस्ट देन द अदर। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके पास सीक्वेंस बन गई, यहाँ आप ढूंढ सकते हो और डायरेक्टली आप बता सकते हैं। यानी कि मेरे पास ब्रोटोबाइट जो है वो बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू योटोबाइट, जेटाबाइट जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू योटोबाइट। इस तरह से आप एक सीक्वेंस बना के यहाँ पे इस मेमोरी यूनिट को, इस मेमोरी मेजरमेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। अपनी तरह से आप कोई और कोड बनाना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, लेकिन मैंने इस तरह से याद रखा था, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, ठीक है, वरना अपना कोड बना सकते हैं। लेकिन याद रखना ही रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो ये था मेमोरी का। मुझे नहीं लगता है आप कोई भी, आपको मेमोरी जो है कंप्यूटर मेमोरी में कोई दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर अरिहंत का बुक है, बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह वो रिकमेंड करते हैं कि आप अरिहंत की बुक पढ़ें। देखिए, मैंने अरिहंत की बुक वगैरह को नहीं देखा है, हाँ, हालांकि मैंने सुना कि वो अच्छी बुक है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपकी अरिहंत के बुक में मेंशन की होगी। जैसे हमने अलगोरिदम्स वगैरह के बारे में पढ़ा, या कंप्यूटर मेमोरी में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताए, और ऐसी जो मैंने आपको ये कंप्यूटर हायरार्की बताई ना, मुझे नहीं लगता है आपको किसी भी बुक में ये कंप्यूटर हायरार्की आपको मिल जाएगी, जहाँ पे हर एक मेमोरी को यहाँ पे हायरार्की में डाल दिया गया है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपके लिए जो लाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि वो हर एक चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जो हैं, जो आपको कहीं और ना मिल जाए, वो आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाए। और अपने दोस्तों से आप यही चीज़ कहें। अक्सर स्टूडेंट जो समझते हैं कि हमने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है कंप्यूटर में, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने नहीं पढ़ी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलें,
अब है हमारे पास एक और टॉपिक जो है फर्मवेयर एंड ह्यूमन वेयर, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। फर्मवेयर को हमने इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपको यहाँ पे समझ आया है कि आ जाएगा कि कहाँ पे हमने फर्मवेयर को डिस्कस किया हुआ है। फर्मवेयर एक स्पेशल टर्म है जिसको दिया था एशर ओपलर ने दिया था। एशर ओपलर ने 1967 में फर्मवेयर टर्म दी थी। ठीक है, क्या है फर्मवेयर? अगर आपके पास कोई हार्डवेयर होता है, कोई मशीन होती है, इस हार्डवेयर को आप चला सकते हैं दो तरीकों से। एक, आप इसको मैकेनिकली चला सकते हैं, ठीक है, कोई मोटर वोटर लगा के इस हार्डवेयर को चला सकते हैं। दूसरा, आप इसमें एक कोड, प्रोग्राम कोड डाल के, सॉफ्टवेयर डाल के, छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाल के इस मशीन को चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको मैकेनिकली चलाया सॉफ्टवेयर के बगैर तो ये नॉर्मली एक मशीन बन गई। लेकिन अगर आपने इसमें कोई प्रोग्राम कोड डाल दिया, कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसकी वजह से ये मशीन चलती है, तब हम इसको कहते हैं फर्मवेयर। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी मशीन में डाला जाता है ताकि उस मशीन को हम ऑटोमेट करें, अपनी मर्जी से चलाएं, उससे हम कहते हैं फर्मवेयर। क्लियर? चलिए डेफिनेशन से देखते हैं। स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स हार्डवेयर वर्क एज इट्स मैन्युफैक्चर इंटेंडेड इट टू डू। ठीक है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हम किसी हार्डवेयर में डालते हैं और हम उसको मन चाहे, ठीक है, जिस तरह हम चाहते हैं, मन चाहे तरीके से चलाना चाहते हैं उस मशीन को, उससे हम कहते हैं फर्मवेयर। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल इसकी क्या है? एग्जाम्पल है इसकी ट्रैफिक लाइट्स। अगर आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट्स ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के लिए जो है, कभी रेड चली जाती है, जब रेड चली जाती है तो सभी गाड़ियाँ वहाँ पे रुक जाती हैं, और जब ग्रीन हो जाती है उसके बाद सभी गाड़ियाँ जो है चलने लगती है। ऑटोमेट किया जाता है इसको, इसमें एक प्रोग्राम डाला जाता है, एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है ताकि हम इसको ऑटोमेट करें, वहाँ पे एक शख्स को खड़े रहने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे हम किसी चीज़ को ऑटोमेट करते हैं, किसके थ्रू? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फर्मवेयर। याद रखें, अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी हार्डवेयर में कोई प्रोग्राम डालते हैं उसको फिर ओवरऑल हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम हम डालते हैं उस प्रोग्राम को हम कहते हैं फर्मवेयर। उस सॉफ्टवेयर, उस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फर्मवेयर। ओवरऑल हम सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आपके घर में वॉशिंग मशीन वगैरह रहती है, ऑटोमेटिकली एक राउंड करके आपके पास अलार्म बजता है और वो खुद ब खुद बंद हो जाती है एक दो राउंड के बाद। ठीक है, तो इसको ऑटोमेट किया जाता है कि कब अलार्म बजाना है, कब इसको ऑटोमेट करना है। ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें एक प्रोग्राम की सूरत में डाल दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस की सूरत में दी गई है। उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फर्मवेयर। कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको फर्मवेयर समझने में, आई एम श्योर अबाउट इट। इसी तरह सर्वेलेंस कैमराज वगैरह, अगर आपने देखे हैं कि कैमराज वगैरह लगे हुए होते हैं स्ट्रीट्स वगैरह में, सर्वेलेंस कैमराज, या किसी बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे कैमराज लगे हुए होते हैं। वहाँ कैमराज जो है हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही साथ उसमें टाइम स्टैम्प लगाते हैं, किस टाइम पे ये रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, किस डेट पे रिकॉर्ड हुआ है, ये सभी चीज़ें उस पर लग जाती है। तो उसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो हर एक चीज़ को मैनेज करता है, उससे हम कहते हैं उस सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर। इसी तरह आपका हार्ड ड्राइव्स वगैरह में जो है डेटा स्टोर रहता है, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो उसके पीछे भी एक फर्मवेयर रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं। या बायोस है आपके पास कंप्यूटर में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपके रोम चिप में एक बायोस रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर रहता है जो मैनेज करता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो देखता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आपको उसके लिए मैसेज भेज दी जाएगी। हर एक जो आपका कंप्यूटर में जो इसमें एसेसरीज़ वगैरह है वो पूरी कनेक्टेड है और वो चल रही है ठीक तरह से। अगर कुछ दिक्कत है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये इसमें ये भी स्टोर होता है आपके रोम चिप में, जिसको हम कहते हैं बायोस, और ये भी आपके पास एक फर्मवेयर है। इसको हमने पढ़ा था कि रोम चिप में जो भी चीज़ें स्टोर हो जाती है वो परमानेंट होती है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और वो इंटेंशन होता है प्रोग्रामर का, यानी कि मैन्युफैक्चरर का, किस तरह से ये सिस्टम चलना चाहते हैं, उसी को हम फर्मवेयर कहते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने रोम पढ़ा था। इसी तरह प्रिंटर वगैरह में
कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लगती है कि कैसे प्रिंटर काम करेगा, उसके लिए भी ऑलरेडी इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ताकि प्रिंटर किस तरह से काम करे, उससे हम फर्मवेयर कहते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स है आपके पास फर्मवेयर की। अब आपको समझ आया, कोई भी आपके पास अगर कोई हार्डवेयर होगा जिसमें आप कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो हम एम्बेडेड सिस्टम बनता है। ये एम्बेडेड सिस्टम किसकी वजह से चलती हैं? एक सॉफ्टवेयर की वजह से चलती हैं, जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं। चलिए अब देख लीजिए, अब आया ज़माना बदल गया, ठीक है। पहले आप एक चिप में लगाते थे ये सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को आप चेंज नहीं कर पाते थे, इट वाज परमानेंट। उसको आप चेंज नहीं कर, जैसे मैन्युफैक्चरर ने डाल दिया वैसे ही चलेगा, ठीक है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह में डाल दिया गया है एक सॉफ्टवेयर, उसी हिसाब से चलता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, परमानेंट है वैसे उसी में। तो लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया। अब हम, पहले हमारे पास रोम था, फिर प्रोम आ गया, लेकिन अब हमारे पास इरेजेबल रोम्स आ गए, ठीक है, जिन्हें हम फ्लैश मेमोरीज भी कहते हैं। अगर हमारे पास फ्लैश मेमोरीज अवेलेबल है तो हम क्यों ना इन रोम चिप्स में जो जिनमें हम फर्मवेयर डाल देते थे, हम इनमें क्यों ऐसी गुंजाइश ना छोड़े जहाँ पे हम इनको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है मेरी वॉशिंग मशीन का जो टाइमिंग है वो कम है, राउंड्स कम ले लेती है, तो मैं इसका टाइमिंग अपनी तरह से बढ़ा सकूं। तो इसके लिए मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां मैं रोम में तब्दीली कर सकूं। तो उसके लिए आपके पास एक अपडेटेड वर्जन आया, जिन्हें हम कहते हैं फ्लैश रोम्स, या जिनको आप कभी कभी इरेजेबल रोम्स कहते हैं। जैसे हमारे पास यूवी ई प्रोम्स हैं, या हमारे पास डबल ई प्रोम्स हैं। क्लियर? चलिए, स्टोर्ड इन फ्लैश रोम्स कैन बी रीरिटन। इन फ्लैश रोम्स को हम रीराइट कर सकते हैं, दोबारा इन पे लिख सकते हैं प्रोग्राम। पहले जो हमारे पास होते थे रोम्स या प्रोम्स, उनमें हम दोबारा एक बार किया तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ्लैश रोम्स होंगे तो इनको हम बार बार अपडेट कर सकते हैं। प्रॉपर फर्मवेयर अपडेट, लेकिन हर कोई बंदा इसको अपडेट नहीं कर सकता है, इनके लिए प्रॉपर टूल्स लगते हैं अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास अगर वो टूल्स अवेलेबल होंगे, अगर एक एक्सपर्ट होगा हमारे पास जिसको आता होगा कि वो फ्लैश कर सके इस मेमोरी, इस रोम को, और उसके बाद नया अपडेटेड वर्जन डाले इसमें, और उसके पास अब इन ये टूल्स अवेलेबल हो, तो वो ही कर सकता है अपडेट आपके रोम को। क्लियर? लेकिन इनमें ये ऑप्शन है कि आप इनको अपडेट कर सकते हैं। देखिए, अब इनका रोल क्या है, कहाँ कहाँ पे आपका फर्मवेयर का रोल। सबसे पहले हम अगर देखेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जिनका अभी हमने जिक्र किया, चाहे वॉशिंग मशीन्स हो या मॉडर्न टीवीज़ वगैरह हो, जहाँ पे आप चैनल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, या कुछ और इसमें ऑटोमेट करना चाहेंगे, कलर वगैरह जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा हो जाए, इन, या म्यूज़िक प्रोसेसर्स है आपके पास, इन सभी चीज़ों में आप जो है फर्मवेयर डाल देते हैं। या कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया, बायोस हमारा जो रहता है रोम में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके लिए हमारे पास एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम रहता है जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप, जो बूटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वो आपका यहाँ रोम चिप में ही रहता है, वो ही चेक करता है आपके कंप्यूटर में सभी एसेसरीज वगैरह जो है काम अच्छी तरह से करती है कि नहीं, ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपको एक मैसेज मिलता है आपके स्क्रीन पे, तो वो हैंडल करता है आपका बॉयस। इसी तरह प्लग एंड प्ले, ठीक है। हमारे पास जो भी पेरिफेरल्स है हमारे पास, चाहे वो प्रिंटर हो या माउस हो या और कोई भी डिवाइसेस हो, हम जो हमारे कंप्यूटर के स्पीकर्स वगैरह हो, जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। मैंने आपको बोला इनपुट और आउटपुट को हम कंबाइनली कभी कभी स्पेशली हम कहते हैं पेरिफेरल्स। ये जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होती है, एक बार हमने इनको इंस्टॉल किया तो दोबारा हमें फिर इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इनको इसमें जो है कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उसके बाद हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले फीचर। इसके लिए ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, उसके लिए भी हमारे पास एक फर्मवेयर रहता है। हर एक जो हमारे पास डिवाइस रहता है, पेरिफेरल रहता है, उसमें ये फर्मवेयर रहता है, ताकि वो डायरेक्टली जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें तो उसको हमें बार बार कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर? तो इसके लिए भी एक फर्मवेयर रहता है। इसी तरह हमारे पास राउटर्स रहते हैं या फायरवॉल्स रहते हैं। राउटर हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास जो नेटवर्क होता है, कनेक्ट करते हैं जब कंप्यूटर्स को, तो हमारे पास जो कुछ डिवाइसेस रहते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, उसमें एक डिवाइस है राउटर, जो आपके नेटवर्क ट्रैफिक को संभाल लेता है, और साथ ही साथ कौन सी मैसेज किस कंप्यूटर सिस्टम में देनी है, कौन सी मैसेज किस यूज़र को देनी है, ये संभाल लेता है आपका राउटर।
हमारे पास जो राउटर पहले हुआ करते थे तो नॉर्मली जो है ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इंटेलिजेंट राउटर्स है जहां पे हम राउटर्स में फर्मवेयर डाल देते हैं। वो ये डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा डेटा हमें किस आईपी एड्रेस पे डालना है, या कौन सा जो डेटा है हमें किस यूज़र को देना है। ये सभी डिसीजंस ले पाते हैं आपके राउटर्स। आप अगर आपके राउटर्स में फर्मवेयर हो, आपका राउटर जो है इंटेलिजेंट हो। क्लियर? या फायरवॉल्स वगैरह, जब भी हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं हमारे पास एक फायरवॉल, एक प्रोटेक्शन रहता है, सिक्योरिटी जो है शील्ड रहता है, उसे हम फायरवॉल कहते हैं, ताकि एक्सटर्नल अटैक्स ना हो जाए हमारे नेटवर्क पे। तो ये सभी चीज़ों में रहता है आपका फर्मवेयर, जहां आपके फायरवॉल्स आपके पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास लिब्रे WRT हमारे पास एग्जांपल है, या ओपन WRT हमारे पास एग्जांपल है। लिब्रे WRT हमारे पास एक राउटर है। ये राउटर क्या है, ये इसमें फर्मवेयर है जो इंटेलिजेंटली डिसीजंस लेता है। या ओपन WRT जो हमारे पास फायरवॉल है, जब भी कोई एक्सटर्नल मैसेज आता है तो ये इसको फिल्टर करता है, देखता है कि मैसेज सही है, कि इससे कोई थ्रेट तो नहीं है नेटवर्क को। अगर कोई थ्रेट होता है तो उसको ब्लॉक कर देता है, उसको एंटर नहीं होने देता है नेटवर्क में। इसी तरह लिब्रे WRT जो हमारे पास राउटर है, ये डिसीजंस लेता है कि कौन सा मैसेज किस सिस्टम में देना है, किस यूज़र को देना है, और जो हमारा ट्रैफिक है नेटवर्क का उसको कैसे संभालना है। ये सारे डिसीजंस लेता है आपका लिब्रे WRT। ठीक है? इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंटेलिजेंट राउटर्स और फायरवॉल्स की, जहाँ पे हमारा फर्मवेयर यूज़ होता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम अगर देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स में हमारा यूज़ होता है। अगर हम देखेंगे आज हमारे पास जो नए कार्स वगैरह हैं, जैसे हमारे पास ड्राइवलेस कार्स है, टेस्ला वगैरह की जो नई नई गाड़ियाँ आती है, वो फुल्ली कंप्यूटराइज गाड़ी आती हैं, तो उसमें यूज़ होता है फर्मवेयर। वो आपको आपके स्क्रीन, आपका जो आपके सामने जो रहता है डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे आपको आ जाता है डायरेक्टली मैसेज कि आपके जो टायर्स में जो एयर है वो बराबर है, उसमें कम तो नहीं है, वो रीडिंग आपको मिल जाती है। सीट बेल्ट आपने देखा होगा कि अभी भी जो गाड़ियाँ आती है वगैरह, उसमें अगर जब तक आप सीट बेल्ट ना पहने तो वो बार बार वो एक ही वॉइस दोहराती हैं, यू नीड टू वेयर द सीट बेल्ट। तब तक तंग करती है जब तक आप सीट बेल्ट ना पहने। जो नए बहुत सारी जो नॉर्मल गाड़ियाँ भी हैं, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में आए हैं, अपडेटेड वर्जन्स में आया है ये फीचर, तो वो एक फर्मवेयर होता है उसमें, जो बार बार उस मैसेज को आपके सामने पहुंचा देता है कि आपने सीट बेल्ट पहना है। तो ये सभी फीचर्स है आपके फर्मवेयर की फीचर्स आपके ऑटोमोबाइल्स में। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमारे पास दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, उसको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़, मिलियंस ऑफ थिंग्स जो आज हमारे लाइफ में है ना, उसको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, आपके घर में अगर जो लाइटिंग बल्ब्स हैं ना, उनको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जो आपके घर में जो लाइटिंग बल्ब्स वगैरह होते हैं, या लाइटिंग सिस्टम होता है, उसको आप जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके आप अपने ऑफिस से उसको हैंडल कर सकते हैं। एक स्मार्टफोन में ऐप के थ्रू आप उसको वहाँ का घर का लाइटिंग सिस्टम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है? या कोई भी डिवाइस जो आपके घर में होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, अगर उसमें फर्मवेयर है, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली उसको कहीं से भी अपने स्मार्टफोन के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास अब जो है गूगल होम, सॉरी, ये इंटरनेट थिंग्स में जो हमारे पास ऑटोमेटिक एसीज़ वगैरह है, उनको आप जो है ऑफिस से हैंडल, जो ही आप ऑफिस से निकलते हैं तो आप स्मार्टफोन ऐप ओपन करके आप वहाँ से अपने घर के एसीज़ को ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद उनमें नॉर्मल टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जब आप घर पहुँचेंगे तो तब तक आपका जो रूम है, आपका घर जो है पूरा ठंडा हो चुका होगा। आप घर पहुँचेंगे बिल्कुल से आप आराम से रह सकते हैं। ठीक है? और आप घर से बाहर भी इसको कहीं से भी हैंडल कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरनेट थिंग्स। और ये भी पॉसिबल है तभी जब आपके कंप्यूटर, जब आपके इन सिस्टम्स में, आप इनके इन चीज़ों में जब रहता है फर्मवेयर। फर्मवेयर के ये बगैर ये पॉसिबल नहीं रहता है। या ड्राइवरलेस कार्स जो हमारे पास आ जाती हैं, ये भी हमारे पास एग्जांपल ही है इंटरनेट थिंग्स की है। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें फर्मवेयर डालना पड़ता है, जो फर्मवेयर काम करता है किसका, ड्राइवर का काम करता है। ठीक है? ये है हमारे पास सभी एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ पे रोल है फर्मवेयर का, कहाँ कहाँ पे हम फर्मवेयर को इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं फर्मवेयर के। क्लियर? चलिए,
अब हमारे पास जो हम बात कर रहे थे ऊपर कि हमारे पास जो है अगर रोम होगा या प्रोम होगा, उसमें जो फर्मवेयर एक बार डालेंगे उसके बाद हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम्स हुआ करते, ट्रेडिशनल मशीन्स वगैरह हुआ करते थे, अगर आपके वॉशिंग मशीन वगैरह या कोई भी आपके पास इक्विपमेंट घर में होगा, एम्बेडेड सिस्टम फ्रिज वगैरह होगा, तो उसमें एक फर्मवेयर डाल दिया गया है, उसके हिसाब से ही वो चलता है। अगर आप उसको अपडेट करना चाहेंगे, क्योंकि वो चिप में डाला हुआ होता था, वो चिप इंटीग्रेट किया गया था इस सिस्टम के साथ ही, तो आप उसको अपडेट नहीं कर पाते थे। तो क्या होता था, उसके बाद आपको रिप्लेस ही करना पड़ता था पूरे एम्बेडेड सिस्टम को ही। पूरा जो जो आपके पास कोई भी जो आपके पास मशीन होती थी या कोई भी इक्विपमेंट होता था, उसको आप रिप्लेस ही करते थे। लेकिन अब आपके पास एक खुशखबरी ये है कि आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लैश रोम्स यूज़ की गई है, तो फ्लैश रोम को आप इस चिप को बाहर निकाल सकते हैं, इसको किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे, वो थ्रू अपडेटेड उसके पास जो टूल्स होंगे, तो वो टूल्स के थ्रू इसको फ्लैश करेगा। यहाँ पे एक टर्म आती है फ्लैशिंग, याद रखें। फ्लैशिंग होता है आपके जो ट्रेडिशनल फर्मवेयर है उसको रिप्लेस करना अपडेटेड वर्जन के साथ। आपने सुना है कभी कभी अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन अच्छी तरह से नहीं चलता है, किसी दोस्त ने अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, तो वो आपको बताएगा भाई इसको लेके जाओ ना किसी एक्सपर्ट के पास, तो वो उसको फ्लैश करके देगा। फ्लैश मतलब क्या होता है? फ्लैश मतलब होता है इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो फ्लैशिंग होता है किसी फर्मवेयर को अपडेट करना। अगर आपके पास फ्लैश रोम्स होंगी या इरेजेबल रोम्स होंगे, ठीक है, तो इरेजेबल रोम्स को आप में जो आपका फर्मवेयर रहता है उसको आप अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन एक्सपर्ट्स इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। उस प्रोसेस को, अपने फर्मवेयर को अपडेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लैशिंग। एक्सक्यूज मी। ठीक है, अच्छा, अब फीचर्स क्या है इसके? तो हाँ, अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है, लो लेवल फर्मवेयर हम उसको कहते हैं जिसको हम अपडेट नहीं कर पाते हैं। एक बार रोम में डाल दिया, उसके बाद आपको उसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। आपके पास कोई चांस ही नहीं बनता है आप उसको अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि ये रोम है या प्रोम है, एक बार कर दिया तो कर दिया, अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन हमारे पास हाई लेवल फर्मवेयर जो होता है, हाई लेवल फर्मवेयर वो फर्मवेयर होता है जिसको हम किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, फीचर्स क्या है फर्मवेयर के? यूजुअली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ये ज़्यादातर लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब आप कहेंगे सर मशीन लेवल लैंग्वेज अगर होती, ज़ीरोज़ एंड वंस में प्रोग्राम लिखना कितना मुश्किल होता है। मैंने आपको उसी टाइम कहा था, कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज हम मशीन लेवल के अलावा असेंबली लैंग्वेज को भी कहते हैं, जिसमें हम निमोनिक्स या सिंबल्स की सूरत में प्रोग्राम लिखते हैं। ज़्यादातर ये लो लेवल लैंग्वेज में ही होता है, यानी कि असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें भी असेंबली लेवल, लो लेवल में अब हमारे पास दो आती है, एक आता है मशीन लेवल जीरोज एंड वंस, दूसरा आता है असेंबली लेवल। तो ज़्यादातर ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है ये प्रोग्राम, ये कोड। ठीक है, ताकि लिखने वाले को भी आसान हो जाए और कंप्यूटर के लिए भी आसान हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर किस में लिखा जाता है ये कोड, फर्मवेयर का कोड किस में लिखा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। नॉट मीन्ट फॉर यूज़र इंटरेक्शन, इसके साथ यूज़र जो है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यह इसका ये इसलिए बनाया जाता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन, यानी कि यूज़र को जो चाहिए उसको वही मिलेगा, उसको जो है फर्मवेयर के साथ कोई वाबस्ता गी नहीं है। ठीक है, तो यूज़र इंटरेक्शन के लिए नहीं बनाया गया, ये चिप में डाल दिया जाता है, यूज़र को खाली मशीन दी जाती है और उसके अंदर जो भी प्रोग्राम डाला गया है उसी के हिसाब से यूज़र को इस्तेमाल करना है। प्रोवाइड्स लाइफ टू द हार्डवेयर, अगर आपका हार्डवेयर है, मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर आपका बेकार है तब तक जब तक आप उसको मैकेनिकली ना चलाए या उसमें कोई सॉफ्टवेयर ना डालें। जब उसमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, आप फर्मवेयर डाल देते हैं, तब जाके आपके हार्डवेयर को लाइफ मिलती है, तब जाके आप उस हार्डवेयर से काम ले सकते हैं। स्मॉल साइज़, ये जो हमारे पास फर्मवेयर रहता है इसका साइज़ बहुत कम रहता है, कुछ केबीज़ में रहता है इस कोड का साइज़। ठीक है, ज़्यादा हैवी प्रोग्राम नहीं होता है जहाँ पे आपकी मशीन को बहुत टाइम तक वेट करना पड़े, उसके बाद लोड हो जाएगा प्रोग्राम। ये इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही चलता है आपका हार्डवेयर। इसी तरह रिप्लेसमेंट इज़ डिफ़िकल्ट, इसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। हाँ, अब कहेंगे आप सर आप तो हमारे पास अपडेटेड जो है हाई लेवल फर्मवेयर है उसमें तो हम अपडेट कर सकते हैं। हाँ, उसको तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है। आपने जाना किसी एक्सपर्ट के पास, आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी कुछ अपडेटेड टूल्स वगैरह होने चाहिए उसके पास, तो उसके बाद ही वो अपडेट कर सकता है, लेकिन है तो डिफ़िकल्ट। ठीक है, चले इसके बाद हमारे अगर हम देखेंगे टाइप्स क्या है फर्मवेयर के, देखिए दो टाइप्स माने जाते हैं फर्मवेयर के। हालांकि ये जो फर्मवेयर है इसका ज़्यादातर अगर बुक्स में देखेंगे तो आपको इसके डेफिनेशन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन कुछ बुक्स ने मैंने ये देखा कि इसके दो टाइप्स दिए गए हैं, एक है बायोस, दूसरा है EFI। बायोस वो सभी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में बायोस है, इसको बायोस क्यों नाम पड़ाया गया है, जो जैसे हमारे रोम में बायोस स्टार रहता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके इंश्योर करता है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स क्या प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास रहता है रोम में या प्रोम में, क्लियर। तो ये हमारे पास लो लेवल फर्मवेयर होता है। दूसरा टाइप हमारे पास आता है EFI। अच्छा, बनाया किसने था बायोस, तो बायोस बनाया था IBM ने पहली बार। इसी तरह EFI है हमारे पास, EFI का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस, कभी कभी इसको UEFI भी कहते हैं, यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा है, EFI एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस, या इसको हम कभी कभी यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। ये बनाया था इंटेल ने, ठीक है। तो ये एडवांस्ड वर्जन है थोड़ा बायोस का। बायोस का एडवांस्ड वर्जन मतलब यहाँ आपका बायोस खाली ये इंश्योर करता है कि आपके कंप्यूटर के साथ या आपके मशीन के साथ जो भी कंपोनेंट्स हैं क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये एक तो कम्युनिकेशन पॉसिबल कराता है EFI, किसके दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म के दरमियान। ये जो आपका हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम और इस हार्डवेयर के दरमियान जो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, उस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है आपका EFI, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपको ये भी बताता है, ये आपको ये भी इंश्योर करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर्स है या आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, क्या वो ट्रस्टेड सोर्स से है, क्या वो सर्टिफाइड सोर्स से हैं, उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है। ये चीज़ भी इंश्योर करता है आपका EFI, ठीक है। ये काम आपका बायोस नहीं करता है। और इसलिए क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, इसके लिए अपडेटेड वर्जन होना मांगता है, ठीक है। तो ये अपडेटेड वर्जन रहता है हमारे हमेशा आपके EFI में। तो EFI जो है वो बायोस का एडवांस्ड वर्जन है। हमारे पास दो टाइप्स है इसके फर्मवेयर के, एक है बायोस, दूसरा है EFI। बायोस खाली इंश्योर करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन EFI जो है इसका एडवांस्ड वर्जन है। ये एक तो कम्युनिकेशन पॉसिबल करता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि खाली हमारे वो एप्लीकेशन हम तक पहुंच जाए जो सर्टिफाइड हो, जो ट्रस्टेड हो, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन वेयर। फर्मवेयर आपको क्लियर हुआ, ठीक है। ह्यूमन वेयर क्या होता है, ह्यूमन वेयर अगर हम देखेंगे इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे बुक्स से आपको बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगे। अच्छा, पहली डेफिनेशन ये है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट एम्फसाइजेस यूजर कैपेबिलिटी एंड एम्पावर एंड डिजाइन ऑफ द यूजर इंटरफेस। वो हार्डवेयर एंड वो सॉफ्टवेयर जो एम्फसाइज ये करता है कि यूज़र जो इस्तेमाल करता है सिस्टम को, उसको जो एक्सपीरियंस जो मिल जाए इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, वो एक अच्छा, उसको हम एक अच्छा इंटरफेस बना लें, ठीक है। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक तो सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। अब ये जो यूज़र है वो हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है, या आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर होगा उसको इस्तेमाल करता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि ये हार्डवेयर या ये सॉफ्टवेयर जो है इस तरह से बने ताकि आसान हो जाए, एक इंसान, एक यूज़र जो इसको इस्तेमाल करता है उसके लिए आसाइश हो जाए वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इस्तेमाल करते समय। फॉर एग्जांपल, आप जो स्क्रीन बनाते हैं, आप इस तरह से स्क्रीन बनाएंगे ताकि इससे कोई आंखों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और जो इसका जो इंटरफेस हो वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, यूज़र को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़ व्यू करने में। या सॉफ्टवेयर बना लिया, सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाएं ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है अच्छी तरह से चले और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, जो भी कोई यूज़र होगा इसका, ठीक है, उससे हम कहते हैं ह्यूमन वेयर। ये है एक डेफिनेशन, ठीक है। ह्यूमन वेयर जो है ये टर्म दी थी फिलिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो फिलिप्स हमारे पास कंपनी है ना, उन्होंने पहले दिया था ह्यूमन वेयर। इसको कभी कभी लाइव वेयर भी कहते हैं, या इसको कभी कभी पीपल वेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये लाइव वेयर जो है एक स्लैंग टर्म है, ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर पूछा गया आपसे लाइव वेयर क्या होता है या पीपल वेयर क्या होता है, ये दो नाम हैं ह्यूमन वेयर के ही, ठीक है। अच्छा, और एक डेफिनेशन क्या है, और एक डेफिनेशन ये है, देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ पे सारा फोकस जो है वो यूज़र पे है। यूज़र को इंटरफेस किस तरह से दें जो एनहेंस्ड वर्जन हो, जिससे यूज़र को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन। लेकिन दूसरा
डेफिनेशन ये है कि यूज़र को ही हम कहते हैं, वो यूज़र जो कंप्यूटर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है उससे हम कहते हैं ह्यूमन वेयर। क्लियर? अच्छा, और एक डेफिनेशन ये है, ग्रुप ऑफ पर्सनल्स एसोसिएटेड विथ वेरियस स्टेजेस फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द एक्चुअल यूज़। वो सभी लोग जो इसके साथ वाबस्ता होते हैं कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उससे हम जो सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम असल में कब यूज़ होगा, किस तरह से उसको यूज़ करने के लायक बनाया जाए, उन सभी लोगों को हम कहते हैं ह्यूमन वेयर। यानी कि वो लोग जो इसको डेवलप करते हैं, वो लोग जो इस सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की टेस्टिंग करते हैं, वो लोग जिसको इंस्टॉल करते हैं, वो लोग जिसको बाद में मेंटेनेंस भी देते हैं, इन सभी लोगों को हम कहते हैं ह्यूमन वेयर। और इन तीनों डेफिनेशंस में जो मुझे बहुत कंक्रीट डेफिनेशन लगी वो यही डेफिनेशन है। क्लियर? क्योंकि पहले डेफिनेशन में भी पूरा फोकस यूज़र पे है, इसलिए ये सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है। ठीक है? क्या वो सभी लोग जो इंश्योर करते हैं कि आपका जो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, वो सॉफ्टवेयर आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके, आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकें, यूज़र फ्रेंडली हो वो इंटरफेस, वो इंश्योर करने के लिए जो भी लोग होते हैं उन्हें हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। इसमें होते हैं आपके प्रोग्रामर्स, इसमें रहते हैं टेस्टर्स, इसमें रहते हैं ये जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, और मेंटेनेंस जो देते हैं वो लोग, इंस्टॉलेशन जो करते हैं वो लोग, ये सभी लोग जो हमारे पास जो एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पहुंचाते हैं एक यूज़र फ्रेंडली सूरत में, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन वेयर। ये डेफिनेशन सबसे कंक्रीट डेफिनेशन है। क्लियर? चलिए, अच्छा, अब अगर हम देखेंगे हमारे पास ह्यूमन वेयर जो है इस तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो मैनेज करता है ऊपर सारा काम। प्रोग्राम डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, एक तो ये डिज़ाइन करता है, किस तरह डिज़ाइन देता है किस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे या किस तरह से हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे या कोई हार्डवेयर बनाएंगे, ये डिज़ाइन आपका देता है एडमिनिस्ट्रेटर। इसको कह सकते हैं आप हेड भी, ठीक है, मैनेजर भी कह सकते हैं। और ये मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कौन सा मॉड्यूल कौन बंदा करेगा, कौन सा मॉड्यूल किस ग्रुप को दिया जाएगा, ये सब हैंडल करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा, आप हमारे पास जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर रहता है जिसके पास एडमिन राइट्स होता है कि वो किसी भी बंदे को एडमिन राइट्स, किसी भी बंदे को जो है यूज़र राइट्स दे सकता है, किसी बंदे से यूज़र राइट्स छीन सकता है, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास पूरे पावर्स रहते हैं इस सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के। इसके बाद रहता है हमारे पास प्रोग्रामर। प्रोग्रामर, इसको हम कभी कभी डेवलपर भी कहते हैं, इसको हम कभी कभी कोडर भी कहते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज जानता हो उसके बाद एक सॉफ्टवेयर तैयार करें। या इसमें हमारे पास कुछ हार्डवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं जो हार्डवेयर को तैयार करते हैं। हमारे पास जो प्रोग्रामर रहता है, सॉरी इसको प्रोग्राम नहीं प्रोग्रामर कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्रामर है ये, प्रोग्राम नहीं प्रोग्रामर है ये। प्रोग्रामर वो शख्स होते हैं जो डेवलप करते हैं। जब हम कोड लिखते हैं ना, मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, सेटअप इंस्ट्रक्शन। ये सेटअप इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको लैंग्वेज आती है, सी आती है, C++ आती है, जावा आती है, उनको हम प्रोग्रामर्स कहते हैं, डेवलपर्स कहते हैं या कोडर्स कहते हैं। वो लिखते हैं प्रोग्राम, उनको हम कहते हैं प्रोग्रामर्स। ये दूसरा लेवल है हमारे पास, ठीक। तीसरा रहता है एंड यूज़र, वो शख्स जिसको ना तो पता है इसके पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग की गई है और ना तो इसको ये पता है कि डिज़ाइन वगैरह किस तरह से बनाया गया है, वो खाली इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये लेमैन होता है इसके सूरत में, हालांकि इसको आता है कंप्यूटर चलाना वगैरह, लेकिन लेमैन होता है इस सूरत में कि किस तरह से इसका कोड, वो इसके कोड को नहीं समझ पाता है, वो इसके डिज़ाइन को नहीं समझ पाता है, वो खाली इसको यूज़ करता है, इसको खाली एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, यानी कि वो खाली बाहर से जो इंटरफेस दिखता है वही इसको दिखता है यूज़र, एंड यूज़र को, ठीक है। ये हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ ह्यूमन वेयर, एक है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोग्रामर और एंड यूज़र, ठीक। अच्छा, अब देख लीजिए हमारे पास जब हम बिल्ड करते हैं ना, जब बनाते हैं एक ह्यूमन वेयर, एक यूज़र इंटरफेस जब हम बनाते हैं, इसके लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, इससे आपको ह्यूमन वेयर के बारे में सब कुछ जो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपने ह्यूमन वेयर याद रखा, कंफ्यूज ना हो जाएं, इसमें मैंने आपको तीन डेफिनेशन इसलिए बताए क्योंकि आपको अलग अलग बुक से हो सकता है अलग अलग डेफिनेशन मिले, इसलिए मैंने आपको तीनों डेफिनेशन बताए। ह्यूमन वेयर आप ये समझ के चलें कि वो सभी लोग जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, ठीक है, यूज़र के यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए अच्छी तरह से तैयार करते हैं, उन सभी लोगों को हम कहते हैं ह्यूमन वेयर। अब देख लीजिए, एक ह्यूमन वेयर बनाने के लिए
एक अच्छा इंटरफेस बनाने के लिए, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अगर आपने, पता नहीं आपके सिलेबस में शायद पिछली बार था सॉफ्टवेयर साइकिल, लाइफ साइकिल वगैरह, तो उसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, उसमें हम ये सभी चीज़ें देखते हैं। बहरहाल आप अभी के लिए ये चीज़ याद रखें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़र कौन है इस सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस शख्स के लिए ये सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ, उसकी एज क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, ये सभी चीज़ें डिफाइन करता है यूज़र के बारे में। पहला स्टेप हम देखते हैं यूज़र की एज क्या है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, मुझे इंटरफेस में कौन सी लैंग्वेज देनी है, ये सभी चीज़ें जो है वो हम पहले स्टेप में देख लेते हैं डिफाइन यूज़र में। दूसरा स्टेप क्या रहता है हमारे पास, दूसरा स्टेप रहता है कैपेबिलिटीज़ दैट दे वांट, ठीक है, कैपेबिलिटी यानी कि इनको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्लियर, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इनको, यूज़र इंटरफेस में कौन कौन सी इनको चीज़ें चाहिए, क्या क्या जो है इनमें इनमें इनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन से मॉड्यूल की ज़रूरत है, क्या क्या काम करना है, ये सारा हम देखते हैं कैपेबिलिटीज़ दे वांट, ठीक है, कौन कौन सी नीड्स हैं उनकी। उसके बाद है स्पेसिफाई यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफाई यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स में हम ये देखते हैं कि स्पीड क्या रहनी चाहिए, कहाँ पे उनको यूज़ करना है, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये हम एक ही स्टेप में करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, इनको हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में हम ये दोनों चीज़ें देखते हैं कि उनकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और स्पीड क्या रहनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, कौन सा काम कितने टाइम में होना चाहिए, ये इन दोनों स्टेप्स में हम देख लेते हैं। जब हमने ये चीज़ हमारे पास आ गई कि कौन क्या एज है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस एरिया से बंदा बिलोंग कर रहा है जिसको इस्तेमाल करना है, उसको किस स्पीड से चलना चाहिए सॉफ्टवेयर, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस प्रोजेक्ट पे इनको ये इस्तेमाल करना है, किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। जब ये सभी चीज़ें आती हैं हमारे पास, उसके बाद हम एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, ठीक है, एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, एक सैम्पल तैयार करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक सॉफ्टवेयर की सूरत में उनको दे दें, ये कभी पेन पेपर में एक डिज़ाइन की सूरत में भी बन सकता है, ठीक है। प्रोटोटाइप एक पेपर पेन की सूरत में भी हम बना सकते हैं, पेपर पे एक डिज़ाइन बना सकते हैं, उनको बताएंगे कि इस तरह से ये काम करेगा और कहाँ कहाँ पे हम इनपुट्स देंगे, किस तरह से आउटपुट्स मिल जाएंगे। ये एक डिज़ाइन तैयार करके हम इनको देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। तो हमारा चौथा स्टेप क्या रहता है, प्रोटोटाइप बनाएं। इसके बाद प्रोटोटाइप तो बना लिया हम, इसके बाद उसको वेरीफाई कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं या इसमें जो है खुद जो जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो भी हो सकते हैं, इसको कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं अगर इस डिज़ाइन को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी रहते हैं कंपनी के, ठीक है। तो ये सभी जो है इसको टेस्ट करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये प्रोटोटाइप सही रहेगा या इसमें कोई अपडेशंस करने की ज़रूरत है। अगर अपडेशंस करने की ज़रूरत है तो उसके बाद इन अपडेशंस को किया जाता है और उसके बाद फाइनल वर्जन तैयार किया जाता है। जो फाइनल वर्जन हमारे पास प्रोटोटाइप तैयार हुआ, ये तैयार किया गया वर्जन कहाँ पे दिया जाता है, डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स को। हमारे पास जो कोडर्स रहते हैं, प्रोग्रामर्स रहते हैं या डेवलपर्स रहते हैं या डिज़ाइनर्स रहते हैं, उनको दिया जाता है ये प्रोटोटाइप। जनाब ये है आपके पास डिज़ाइन, इस डिज़ाइन से आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार करके देना है, ठीक है। अच्छा, जब हमने उनको दे दिया तो उसके बाद वो हमें कोड बना के देते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट किया जाता है। जैसे हम, मैंने आपको बताया था पायलट सर्वे में भी, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई, तो पायलट सर्वे में भी हम यही करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या सही चल रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, ठीक है, यूज़र्स को बुलाते हैं, उनसे टेस्ट करवाते हैं कि ये प्रोटोटाइप के साथ मिलता है, ठीक है, प्रोटोटाइप के साथ मिलता है कि नहीं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये टेस्ट हो गए। उसके बाद जब हमने ये देखा, उसके बाद हम कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स को लाते हैं, बाहर से कुछ लोगों को लाते हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर देते हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। जब वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ गई, कहाँ कहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है जहाँ पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, स्पीड में कोई दिक्कत आई, ये सभी हम टेस्ट करवाते हैं बाहर के सब्जेक्ट से। जब उन्होंने टेस्ट किया उसके बाद क्या हम करते हैं, इनसे फीडबैक लेते हैं और इस प्रोडक्ट में देखते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको फाइनल करवा देते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला के फाइनल वर्जन हम पेश करते हैं
जिस भी कस्टमर के लिए हम ये फर्मवेयर बनाते हैं। तो ये है कुछ स्टेप्स जिनके थ्रू हम बनाते हैं, जिनके थ्रू हम ह्यूमन वेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ह्यूमन वेयर और फर्म वेयर है, ये कुछ टर्म्स थी जिनके जो आपके सिलेबस में मेंशन की गई है। ठीक है, इनमें से आपका जो क्वेश्चन है ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। अगर हम इसमें ज़्यादा डीप जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे। ये था आपका ह्यूमन वेयर और फर्म वेयर। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हो सकता है इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाए, डेफिनेशन वगैरह के बारे में पूछा जाए। ठीक है, चलिए आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल से हम डेली आपके लिए लेक्चर्स लेके आ जाएंगे। अब हमारे पास टाइम कम है, हम जल्द से जल्द जो है इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रिविजन्स पे आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि 1-2 दिन में हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में MCQs सीरीज़ लेके आ जाएंगे, जिसमें हर दिन 10 MCQs आ जाएंगे, जो आउट ऑफ द बॉक्स MCQs आएंगे। जैसे शारिक भाई ने भी कहा था कि आपने रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिडंडेंसी से काम करें, यानी कि बार बार एक ही चीज़ दोहराएं, बल्कि रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप नई चीज़ें सीखें। और हम उन MCQs में आपको कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपने नहीं देखी होगी, जो आपने नहीं सुनी होगी। ठीक है, ताकि अगर कल बाहर से भी कोई से भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ जाए। इसलिए आप टून्ड रहे हमारे साथ। ठीक है, और इन मेरे कंप्यूटर के लेक्चर्स को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को भी, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हम रेहन पढ़ेंगे तो उसी से सब कुछ हो जाएगा, या किसी और सोर्स से पढ़ेंगे। मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं कंटेंट हर एक जगह से देख के आपके लिए, मतलब स्पेशली आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एक बार आप कंप्यूटर में का जो सब्जेक्ट है मुझसे एक बार रिवाइज करके आप देख लीजिए कि आपको फिर कंप्यूटर में कहीं भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअल मेरी एक्सपीरियंस जो है वो कंप्यूटर में ही है। ठीक, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम आपके बाकी टॉपिक्स को साथ साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, और साथ ही साथ आप रिविजन्स भी करें, आपका जो स्टैटिस्टिक्स है उसके रिविजन्स करें। 1-2 दिन में अब हैं आपके पास, उनके रिविजन्स करें। उसके बाद हम आपके जो MCQ सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, बाय।